रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मधु केला साहब हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवास की 11वीं वर्षगांठ के इस खास मौके पर। और सर, आप 2008 से तुलना कर रहे थे इस बार की चिंताओं की, उसे पूरी कीजिए सर। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा था अनिल भाई, मैं सिर्फ ये पॉइंट बोल रहा था कि 2008 में एक अलग तरीके की परेशानी थी, अभी लोग एक अलग तरीके की परेशानी की बात कर रहे हैं। 99 में एक अलग तरीके की परेशानी थी, 2006 में एक अलग तरीके की परेशानी थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा साल दो साल में एक बार ऐसा घबराहट का मौका जरूर आता है जब सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं जो मोटी बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग लॉन्ग टर्म में बाजार में जुड़े रहते हैं और जिनका एक कमिटमेंट है, मेरे हिसाब से ये सब जो भी एक पीरियड आता है, ये जो आप उसको क्राइसिस कह लीजिए, मेरे हिसाब से ये सब अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेट मी रिपीट, अगर आपका पर्सपेक्टिव 3 या 6 महीना है तो ये सब कुछ परेशानी का कारण है, पर अगर आपका पर्सपेक्टिव 3 साल या 5 साल या 7 साल है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो ये समझना चाहिए कि चीन में चाहे कुछ भी कोहराम मचे, बहुत ज्यादा भारतीय बाजारों में गिरावट नहीं होगी, अगर होगी भी तो हमारे लिए ये फायदे की बात है, क्या ये समझना ठीक है सर? नहीं, चीन में जैसे आपके दूसरे चैनल से मेरी बात हुई थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे, तो वो एक समस्या का कारण था और वो एक मेरे दिमाग के पीछे में इस साल के लिए एक समस्या का कारण है, क्योंकि वहां पे जो 20-25 साल की अनिल जी ग्रोथ हुई है उसका कुछ ना कुछ रिपल इफेक्ट आना पड़ेगा। इतना लार्ज स्केल डेट है चीन में, इतनी लार्ज स्केल एनपीएल की पॉसिबिलिटी है। अभी करेंसी को उन्होंने काफी सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट किया लास्ट 4-5-6 साल के अंदर में, विद अ लॉट ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसी वाज स्टेबल। तो वो एक समस्या रहेगी, पर अल्टीमेटली अपने को ये भी देखना है कि उनके पास $3 ट्रिलियन है रिजर्व में, तो दे हैव लॉट ऑफ पॉलिसी टूल्स टू डील विद द प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना बड़ा देश कोई 2-4-6 महीने के अंदर कोई तहस नहस हो सकता है, पर एक जो एक्सट्रीम सिचुएशन लग रही थी वो सिचुएशन, आप 15% तो मार्केट करेक्ट हो गए ना, लास्ट 10 दिन के अंदर ही चीन के मार्केट 15% करेक्ट हो गए। हो सकता है थोड़ा बहुत और भी करेक्ट होगा चीन का मार्केट, पर मुझे लगता है उसकी वजह से इंडियन मार्केट में जो भी रिपल इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में जो भी परेशानी होती है वो एक बाइंग का कारण है। सी हमारी अपनी जो 2 परेशानियां है ना अनिल जी, एक परेशानी है कि अर्निंग ग्रोथ पिछले 12, 13, 14 क्वार्टर से अपन बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर में पॉजिटिव होएगा। हर साल इन द बिगिनिंग अपन ये एस्टिमेट करते हैं कि इस साल अर्निंग ग्रोथ 17-18% आएगी, बाय द एंड ऑफ द ईयर वो हो जाती है 7-8%। ये साल भी वही है। अभी अगले साल वापस ये उम्मीद है कि 17-18% आएगी। तो ये अर्निंग ग्रोथ का रिवाइवल होना अपने बाजारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द मार्केट्स टू अटेम्प्ट टू गो टू सम न्यूअर हाई लेवल्स। दूसरा, अगर आप देखिएगा ना, बहुत सालों बाद ये पॉइंट एक्चुअली मिस हो रहा है मार्केट से, बहुत सालों बाद इस बार रियल जीडीपी की जो ग्रोथ है, नोशनल जीडीपी, दैट इज ओनली ग्रोइंग एट 6.5-7%। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आपका ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन को मिला के आप हमेशा 12-13-14% ग्रो कर पा रहे थे। चूंकि इस बार इंडिया में भी WPI इन्फ्लेशन नेगेटिव है, तो आपका रियल ग्रोथ जो है तो 6-7% ही है। सो कंपनीज को अगर 6-7% इकोनॉमी में ग्रो है, तो बहुत सारी कंपनीज को 20%, 25% टॉप लाइन ग्रो करना, स्पेसिफिकली जो अभी कमोडिटी प्राइसेस चल रहा है और जो डिमांड का भी एक क्राइसिस चल रहा है ना, तो दिस इज वाई अर्निंग ग्रोथ इज नॉट कमिंग। तो इंडिया में बाकी सब कुछ ठीक है, जैसे ही अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी चालू होगा ना, मुझे लगता है ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट अपने लिए काफी म्यूटेड हो जाएगा। और आप कब से उम्मीद कर रहे हैं सर कि इसमें कंपनियों की कमाई में सुधार आना शुरू हो? क्या अभी भी कुछ और वक्त लगेगा? मुझे लगता है अनिल जी, ये 2 क्वार्टर के बाद, मतलब 2016-17 में मुझे काफी उम्मीद है कि अपना वर्स्ट हो चुका होगा 2015-16 का, 2016-17 में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। हालांकि आई विल नॉट रूल आउट किया, जैसे ये क्वार्टर का अर्निंग है, मुझे सेलेक्टिवली काफी खराब लगता है। कहीं पे ऐसा बड़ा होप नहीं लगता है कि बड़ा टर्न अराउंड इस क्वार्टर की अर्निंग में होएगा, या अगले क्वार्टर की अर्निंग में ऐसा बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा, ऐसा नहीं दिखता है। पर अगले साल से मुझे भी काफी उम्मीद है। जिन लोगों से मैं बात करता हूं, जिन कंपनियों से बात करता हूं, सरकार भी जिस हिसाब का काम कर रही है उसका रिफ्लेक्शन 2016-17 में होना चाहिए।
चलिए जी, एक मोटी बात जो है ना, जो अपने को फोकस करना है कि हिंदुस्तान में अभी 100 में सिर्फ 3 लोग शेयर बाजार के अंदर आए हुए हैं, बराबर ना। अभी आप ट्रेडिशनली पैसा लगा रहे थे गोल्ड में, ट्रेडिशनली आप पैसा लगा रहे थे रियल एस्टेट में, ट्रेडिशनली आप पैसा लगा रहे थे फिक्स डिपॉजिट में। अभी अपने को पता है गोल्ड का रिटर्न तो निगेटिव हो गया, बराबर ना। लास्ट 3 साल में जिसने भी गोल्ड में पैसा लगाया है उसका कुछ पैसा बना नहीं है। मेरे हिसाब से चूंकि रियल एस्टेट का कोई इंडेक्स या ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है, बट बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग लास्ट 3-4 साल के अंदर कोई रियल एस्टेट में बहुत पैसा नहीं बना है। तो लोगों को इक्विटी की तरफ आना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई च्वाइस है। और इसके पहले रमेश जी जो एक पॉइंट बोल रहे थे कि भैया 15-16% टैक्स फ्री कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, अगर अभी यहां से भी, और वो हमको अभी भी लगता है कि इक्विटी में ओवर नेक्स्ट 5-7 ईयर टाइम फ्रेम वो 15-17% की टैक्स फ्री कंपाउंडिंग की पॉसिबिलिटी है, अगर आप अच्छे शेयर चुनेंगे और या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो लास्ट 8-10 महीने में हुआ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो इंडियन बाजार में आना चालू हुआ है, रफली 5-6 हजार करोड़ रुपए हर मंथ में आता है, अगर हो सकता है 1-2 महीना कोई एबरेशन हो जाए, बट ये जो ट्रेंड है ना, मुझे लगता है कि काफी पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का 2-3 साल के अंदर इंडियन मार्केट्स में आना चाहिए। ये एक टेक्निकल रीजन है, ये एक टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है बाजार में बहुत ज्यादा घबराहट या बहुत ज्यादा नीचे का स्तर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो घरेलू पैसा बाजार की गिरावट को थामेगा। लेकिन मधु सर, अब आगे चलते हुए 2016 में या फिर आगे के समय में कौन सी ऐसी नई थीम्स, नए सेक्टर्स आपको लग रहा है जो एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं बाजारों में? अनिल भाई देखिए, जो डिजेक्टेड सेक्टर्स होते हैं या जो नए सेक्टर्स आते हैं, अल्टीमेटली पैसा वहीं पे बनता है। जैसे बहुत सारे, ये प्लीज इसको मेरी रिकमेंडेशन मत मानिएगा, बट मैं सिर्फ एक दर्शकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सेक्टर काफी निग्लेक्टेड हो चुके हैं, जैसे पावर सेक्टर है, 5-6 साल से कोई बात ही नहीं करता है। कितने शेयर ऊपर में 2008 की हाई से कितने सारे शेयर 85-90% घट चुके हैं। अभी शुगर सेक्टर में रिवाइवल की बात आ रही है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, सेलेक्ट एनबीएफसी कंपनीज है। तो देखा जाए तो नहीं, इसे अल्टीमेटली मार्केट अगर देखिए लास्ट 2 साल के अंदर भी बॉटम अप इन्वेस्टिंग रहा है। तो इवन इफ यू आइडेंटिफाई ए सेक्टर, ऐसा नहीं है कि वो सेक्टर में आपको पैसा लगा के पैसा बन जाएगा। अल्टीमेटली आपको राइट कंपनी उस सेक्टर की चुननी होगी, पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज काफी इमर्ज हो रही है। तो काफी नए सेक्टर्स में आगे चलते हुए तेजी बन सकती है। पावर, शुगर, ट्रेवल, एनबीएफसी, इस तरह के सेक्टर्स पर नजर रखें। मधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और चलते हैं सीधे आशीष के पास, जानते हैं किस तरह की ओपनिंग हुई है। आशीष जी हाँ, थैंक यू। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी और कच्चा तेल एज एक्सपेक्टेड मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होती है। इनफैक्ट शुरुआती टिक्स तो 2% के उछाल के थे। मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं, अगर वो स्क्रीन पे आ सके तो ध्यान रखें। आज शुरुआती एशियाई कामकाज में मजबूती के इंडिकेशंस थे। पिछले 8 दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कच्चे तेल में हम देख रहे हैं फाइनली खरीदारी आती हुई। कल के कारोबारी सत्र में जो बड़ा साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट था, $30 का लेवल, अमेरिकी क्रूड ने उस लेवल को तोड़ दिया था। हालांकि फाइनली उस लेवल को डिफेंड कर पाए हैं। 29 मेरे ख्याल से 89 के आसपास 29.93 के लेवल तक गए थे हम। अब इस समय $30 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। तो जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट या फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, क्योंकि बड़ी पोजीशंस बिल्डअप थी $30 के लेवल्स के आसपास, इंटरमीडिएट तो सपोर्ट नजर आता है, पर क्या ये बॉटम बन गया है, ये एक बड़ा सवाल है। अपने एक्सपर्ट्स आगे जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरल गैस इस बीच आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए। शुरुआती एशियाई कामकाज में 1.25% के आसपास की बढ़त थी। भारतीय बाजारों में ½ % की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई 80 पैसे नीचे $152.60 पे समय कामकाज होता हुआ। सोना आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए और लगातार दबाव है। मेरे ख्याल से लगातार चौथा कारोबारी सत्र है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सोना लाल निशान कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना इनफैक्ट अब $1085 के नीचे आता हुआ है। आपको याद होगा $1115 के आसपास के लेवल्स पहुंचे थे जब वो सेफ हेवन अपील आई थी। अब लगातार जिस तरह से डॉलर में मजबूती आ रही है, इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली कल भी सुधरे हैं, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट सोने पर है। चांदी में आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट $30 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स में क्विकली देख लीजिए किस तरह का कामकाज आज हो रहा है। कॉपर ½ % का उछाल ₹1.5 ऊपर 294 के लेवल्स। निकल में ₹6 के आसपास की मजबूती, तो 1% कमोडिटी ऊपर खुलती हुई। एल्यूमिनियम में ½ % का उछाल है।
50 पैसे ऊपर। लेड में हम देख रहे हैं ₹1.25 के आसपास की बढ़त है। एग्री कमोडिटीज अगर क्विकली आपकी स्क्रीन पे आ जाएं, जिंक्स में 0.1% के आसपास का उछाल है, 80 पैसे ऊपर खुलती हुई। और सोयाबीन ₹25 ऊपर, 2/3% की बढ़त, 3650 के लेवल। चने में ₹13 की कमजोरी, 1/4% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। और हल्दी ½ % के आसपास का उछाल है। लेकिन चलिए कमोडिटीज की आज की ओपनिंग और आज की रणनीति में बात करने के लिए हमारे साथ शेर खान के जिगर पंडित और साथ में इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन जुड़े हैं। जिगर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप दोनों का ही वैसे कार्यक्रम में स्वागत है। जिस तरह से सोना लगातार वो अपनी अपील गवा रहा है, ऊपरी स्तरों से तो अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है, क्या और डाउन साइड है ट्रेडिंग के लिहाज से? आज रणनीति क्या बनाऊं? गुड मॉर्निंग आशीष, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द शो। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जो हिसाब से रिसेंटली हमने देखा 25,800 25,600 से 2-3 दिन लगातार हाई बन के वापस नीचे आ रहा है, तो थोड़ा बेरिश टोन बिल्कुल उसमें हुआ है। साथ में क्रूड ऑयल भी नीचे आने की वजह से प्राइसेस हैव अगेन कम डाउन एंड डॉलर इंडेक्स थोड़ा 98-99 तरफ जाते हुए ओवरऑल सेलिंग प्रेशर गोल्ड में दिख रहा है। और जैसे ही इक्विटी मार्केट बढ़ेंगे तो थोड़ा और सेलिंग दिख सकता है। तो इंट्राडे बेसिस से अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और वीक हो सकता है। ये लेवल पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं और उसका टारगेट 25,450 के आजू बाजू का एक इंट्राडे के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं उसमें। अच्छा, क्विकली कच्चा तेल बताएं सर। ये $30 के लेवल्स पे इंटरमीडिएट टर्म तो एक सपोर्ट आ गया है, क्या मानूं इसको? बॉटम बन गया है या अभी भी एक डर है? $30 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और अदरवाइज फंडामेंटली देखेंगे तो अभी भी सप्लाई डिमांड में काफी गैप पूरा हुआ है और आगे जाके यही सिचुएशन रही, ओपेक का प्रोडक्शन कट नहीं हुआ तो और डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता रहेगा और प्राइसेस से सेलिंग प्रेशर और प्राइस का प्रेशर आता रहेगा। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर वैल्यू बाइंग को तो नहीं कह सकते, बट एक बार्गेन हंटिंग शायद आ सकता है, उसकी वजह से शायद सपोर्ट दिख सकता है। थोड़ा सा शॉर्टर टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए बात करूं तो अभी भी सेलिंग प्रेशर है उसमें और अभी भी यहाँ से बेरिश टोन लग रहा है। मैंने पिछले वीक भी बोला था कि और $29-30 की शक्यता है, जब वो $33-34 चल रहा था, तो ये $30 अभी ऑलरेडी आ चुका है। ये एक थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग कर सकते हैं जो $1-2 बाउंस मार सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इंट्राडे के लिए अभी भी बेरिश लग रहा है, उसमें अभी भी ये लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। 2130 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2010 और 1970 1970 ये इंट्राडे के लिए टारगेट मान के चल रहे हैं। ठीक है मनोज जी, एग्री कमोडिटीज पे कहाँ नजर होगी सर? कौन सा आइडियाज होंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आज के लिए जो है दोनों ही खरीदारी की पीक रहेगी। जैसे कि कल जो यूएसडीए का रिपोर्ट आया था जनवरी मंथ का, तो ये क्लियरली इंडिकेट है, यूएसडीए ने भी जो सोयाबीन का जो उत्पादन अनुमान है वो लगभग 12 लाख मेट्रिक टन से घटा के 31.80 करोड़ मेट्रिक टन पे किया है। दूसरा, जो चीन के जो इंपोर्ट नंबर्स आए हैं रिफाइंड सोया ऑयल के, वो भी इंकरेजिंग है। हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर जो है सोया ऑयल में वापिस एक बार जो है खरीदारी का मौका देख सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 594 के आसपास जो है खरीदारी करना चाहिए 602 के लक्ष्य के लिए। दूसरी जो कमोडिटी रहेगी वो कपास रहेगी, क्योंकि इसमें भी जो यूएसडीए ने पाकिस्तान चाइना के जो उत्पादन अनुमान घटा के दिए हैं। दूसरा, भारत में भी जो है वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से इस वर्ष जो है उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है और पिछले लगभग एक माह में 10% जो है ये कमोडिटी करेक्ट भी हुई है अपने ऊपरी स्तरों से। तो हमारा मानना है कि कपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में भी 825 के स्तर पे जो है बाइंग करना चाहिए 842 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए जिगर जी, मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया साहब जुड़ेंगे और इसके अलावा वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुण सिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी श्री रामदेव अग्रवाल जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज का जन्मदिन है और इस मौके पे कोयला सचिव अनिल स्वरूप से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, इस समय मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त हो गया आपको बताने का समय का तत्काल ट्रेडिंग आइडिया। और एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान का मानना है कि डिवीज लेबोरेटरीज में आप बिकवाली करके चलें, सेल करें, 1158 के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें और 1020 के लेवल्स आपको यहां पे टारगेट्स के तौर पे मिल सकते हैं।
और नई सरकार में कोल सेक्टर में सबसे ज्यादा सुधार हुए हैं। इस सफलता के पीछे कोयला सचिव अनिल स्वरूप का अहम योगदान रहा है और आज सीएनबीसी आवाज के 11वें वर्षगांठ के मौके पर हमारे साथ हैं खुद अनिल स्वरूप जी। अनिल जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका और धन्यवाद इस अहम दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको आवाज की पूरी टीम की तरफ से बधाई, आपने कोल सेक्टर की तस्वीर बदल के रख दी है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से हम काफी सूचनाएं जो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना चाहते थे, उसके माध्यम से पहुंचा सके, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और मेरी ओर से आपको बधाई। अच्छा सर, सरकार ने, अब मैं फोकस करना चाहूंगा कामकाज पे, तो सरकार ने चौथे दौर की जो कोयले की नीलामी है उसे क्यों कैंसिल कर दिया है? क्या कंपनियों ने रुझान नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं आया इसीलिए, या फिर गैस बेस्ड प्लांट की तरफ रुझान है, या फिर गैस बेस्ड प्लांट की तरफ रुझान है? प्रमुख रूप से वर्तमान में चूंकि कोल इंडिया द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तो जो डिमांड है वो बाय एंड लार्ज मीट हो रही है। तो ऐसा आभास होता है कि अभी फिलहाल उतनी डिमांड नहीं है कोयले की जितनी आज से 1 वर्ष पूर्व थी। अतः जो हमारे पास जो इनिशियल बिड्स आई थी उससे हमें ये नहीं महसूस हुआ कि इसको आगे ले जाना उचित होगा। अतः हम लोगों ने ये सोचा कि किसी और समय इससे तब करेंगे जब इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी। ये प्रमुख रूप से जो कोल इंडिया से जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसके फलस्वरूप जो डिमांड थी वो मीट हो रही है। अच्छा सर, रेगुलेटेड सेक्टर यानी कि मैं पावर की बात कर रहा हूं, उसके लिए नीलामी कब तक करने वाले हैं, कब तक करेंगे? देखिए, पावर के लिए जो हम लोगों की अब तक हम लोगों ने पावर ब्लॉक्स जो कोल ब्लॉक्स दिए थे उसके उपरांत ही जैसा मैंने बताया कि काफी कोयले का उत्पादन हो रहा है और वर्तमान जो कंपनियों की स्थिति है उससे ऐसा आभास मिल रहा है कि शायद वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर पाएंगी कोयले के खानों के लिए। भविष्य के लिए ये निर्धारित किया जा रहा है कि ये विचार हो रहा है सरकार स्तर पे कि क्या हम इन ब्लॉक्स को राज्य सरकारों को दे दें जिसका वो बिडिंग टैरिफ के आधार पर करे। इस प्रकार की चर्चा कर रही है, रेवेन्यू के आधार पर बिडिंग ना करके, जैसे पूर्व में रेवेन्यू के आधार पर बिडिंग होती थी, आगे से टैरिफ के आधार पर बिडिंग क्या किया जा सकता है इन ब्लॉक्स पर, इस बात पे विचार चल रहा है सरकार में। और ये टैरिफ के आधार पर नीलामी करेंगे तो आगे जाते हुए दिक्कत नहीं होगी? देखिए, किसी भी बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है, लेकिन ये आभास तो है लोगों को कि उन खानों में कितना कोयला उपलब्ध होगा। पहले भी हम जो रेवेन्यू बेस्ड बिडिंग करते थे उसमें भी इसका एक अंदाज रहता था, अच्छा अंदाज रहता था, जिसके आधार पर लोगों ने बिड किया। अब हमारा ये मानना है और ये हमारी चर्चा चल रही है कि क्या हम इन ब्लॉक्स को टैरिफ के आधार पर बिड कर सकते हैं। आपको जानकारी है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। हम ये सोच रहे हैं कि क्या नॉन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स के लिए भी या बिजली के उत्पादन के लिए भी क्या हम टैरिफ बेस्ड बिडिंग कर सकते हैं या नहीं। ओके अनिल जी, एक आखिरी सवाल, निजी कंपनियों के लिए, कमर्शियल माइनिंग के लिए कब तक नीलामी होगी? क्या टाइमलाइंस पे आप वर्क कर रहे हैं? क्या अपडेट्स वहां पे शेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। जैसे आपको जानकारी है कि हमने स्टेट्स को ब्लॉक आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत स्टेट्स कमर्शियल माइनिंग कर पाएंगी, यानी कि उनके लिए एंड यूज स्टिपुलेशन नहीं होगा, बाध्यता नहीं होगी। ये एक सेकंड स्टेप था। सबसे पहले हमने आरंभ किया था कि एंड यूज स्टिपुलेशन, फिर एंड यूज स्टिपुलेशन हमने समाप्त किया है राज्य सरकारों के लिए, और तीसरा स्टेप होगा कमर्शियल माइनिंग। आप जैसे अवगत हैं कि कमर्शियल माइनिंग के कई ऐसे पहलू हैं जिसपे हमें गंभीरता से विचार करना है, चिंतन करना है, वो हम कर रहे हैं। और जब ये व्यवस्था हम फाइनल कर लेंगे तो फिर कमर्शियल माइनिंग की भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ओके अनिल जी, इस अहम दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतने समय से हमारे साथ लगातार जुड़े रहने, लगातार तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर से आपके को एक बड़ा थैंक यू सर। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स में मैं वापस फोकस करना चाहूंगा। इनफैक्ट हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया जुड़ेंगे, उनसे एक तो निफ्टी पे रणनीति लेंगे और साथ में जानेंगे सुमित की इस समय की ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप इक्विटी मार्केट में फोकस और मजबूती के साथ कामकाज। 3/4% ऑलमोस्ट 1% के आसपास की बढ़त, दिन के हाईज के आसपास कामकाज। सेंसेक्स में 200 अंक, निफ्टी में 66 अंक की मजबूती। और ध्यान रखें, कमजोर आर्थिक आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आना, टीसीएस के बेहद कमजोर नंबर्स आना, उसके बावजूद ग्लोबल क्यूज की तर्ज पे हम मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक गैप अप हुआ, उसके बाद मजबूती मेंटेन हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां से अगला टारगेट क्या होगा, रणनीति क्या होगी। चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर। गैप अप अब वो सस्टेन होता हुआ अगला कॉल क्या होगा, निफ्टी में क्या खरीदारी करने की हिम्मत कर डालूं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले तो 11 साल पूरे करने पे आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ऐसा लगता है कि मार्केट्स भी सीएनबीसी आवाज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मार्केट्स पॉजिटिव है। वेल, जहां तक निफ्टी का सवाल था, निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली है और पिछले कई दिनों में हमने बहुत हैवी सेलिंग देखी है। इसकी वजह से आज हमको एक पहला दिन है जब हमको गैप अप ओपनिंग देख के मार्केट सस्टेन करने को देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट में हमको तेजी देखने को मिलेगी और हमको इंट्राडे में ऊपर में टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 7600 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 7630 तक का, यानी कि निफ्टी में इंट्राडे टारगेट 7630 तक के हो सकते हैं। और अगर 7630 ब्रेक करा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जिसके अंदर 7700 के टारगेट्स भी हमको निफ्टी में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुई है तो एक शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी, तो हर लेवल पे जहां पे निफ्टी सस्टेन करेगा वहीं से हमको तेजी देखने को मिलेगी। 7490 का स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके लिए। चलिए, तो खरीदारी करने के मौके जो लेवल सुमित सजा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सुमित हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार यानी कि वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल सिंह भी और साथ साथ उनके एक और मार्केट एक्सपर्ट, तो सुमित तो होंगे ही होंगे, साथ में मनीष शर्मा जुड़ेंगे और साथ ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुण सिखाने जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब भी जुड़ेंगे। सीएनबीसी आवाज मना रहा है अपना 11वां जन्मदिन। इस शुभ दिन आवाज पर मौजूद रहेंगे 11 महारथी जो कराएंगे बाजार में आपकी स्मार्ट प्लानिंग। सीएनबीसी आवाज के जन्मदिन पर बाजार भी खुश। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 7600 के करीब। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी, बैंक निफ्टी में लौटी तेजी। इकोनॉमी को लगा डबल झटका। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ गिरकर -3.2%। खाने पीने की चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.6%। लगातार छठी तिमाही में टीसीएस से निराशा, डॉलर आय में आई कमी, मार्जिन और मुनाफा उम्मीद के मुताबिक। विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने शेयर का लक्ष्य घटाया, शेयर का दाम 1.5% नीचे। और कचरे से फर्टिलाइजर बनाने पर मिल सकती है 1500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी। सिटी कंपोस्ट पॉलिसी पर कैबिनेट की आज अहम बैठक। यूरिया शेयरों में अच्छी तेजी। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और सबसे पहले वक्त है वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुर सीखने का। सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाया है खास तोहफा, वैल्यू इन्वेस्टिंग। जी हां, हमारी 11वीं वर्षगांठ पर हमारे साथ देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास दिन आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो पूरे चैनल को और सभी आपके टीम मेंबर्स को 11वीं जन्मतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्वेस्टर्स को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि पिछले 11 सालों से लगातार हमें आपका साथ मिला है, सहयोग मिला है। आपने समय समय पर चैनल पर आकर दर्शकों को गाइड किया है। आज वेल्थ क्रिएशन के कुछ और गुरु मंत्र आपसे जानने का वक्त है, क्योंकि हर साल आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी का इंतजार रहता है। लोग जानना समझना चाहते हैं कि किस तरह से अच्छे शेयर चुने जाएं। क्या कुछ बदलाव इस वक्त ऐसे दिख रहे हैं आपको बाजार में, इकोनॉमिक हालात में, जिसके चलते वेल्थ क्रिएशन के गुर कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ नया सीखने की जरूरत है? एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि जो पिछले 10-15 साल में जो जिस ढंग से
ग्लोबल इकोनॉमी और लोकल कमोडिटीज और जो बढ़े $20-25 के जो ऑयल और था या $20-25-30 के जो आयरन और थे, सब 5-6 गुना बढ़ गया। और वो 12 साल की तेजी पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया 12-15 महीने में। तो उससे जो एक न्यू नॉर्मल, जो नया जो एक इकोनॉमी जो पैदा हो रहा है, उसके जो नए विनर्स हैं, नए लूजर्स हैं, सी देयर आर ह्यूज विनर्स, ह्यूज लूजर्स। अब होता क्या है, दोनों के दोनों जब चलते रहता है तो जो न्यूज फ्लो जो है मीडिया का पूरा लूजर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। इट्स नॉट सो मच फोकस्ड ऑन द विनर्स राइट नाउ। ऑयल गिर रहा है, लेकिन ऑयल गिर रहा है तो उसका जो बेनिफिशियरीज हैं उसके बारे में कोई बात करता है नहीं। पूरा बाजार सबका सब नीचे रहता है। आज अमेरिका में जैसे, मतलब आप अमेरिकन इकोनॉमी देखते हैं जो मेरे उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जॉब रिपोर्ट आया कि 2,92,000 का जॉब क्रिएट हुआ दिसंबर में, तो एक्सपेक्टेशन था 2 लाख का, तो मतलब इट्स अ मच बिगर देन व्हाट एनीबॉडी कैन थिंक। 50% आया, 40%, लेकिन उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है अभी। वो चाइनीज डिवैल्यूएशन हो रहा है। सो एक जो निगेटिव न्यूज के ऊपर जो मीडिया का जो फोकस है वो इतना नॉइज क्रिएट करता है कि जो उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, जहां पर इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन बाजार नोज एवरीथिंग। बाजार बराबर वहां जाके खरीद के शेयर खरीद के वहां से पैसे बना लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब इतने सब बुरी खबरें सुनने को मिले, समय बुरा हो, और उस बुरी खबर में और उस बुरे समय में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन से शेयर हो सकते हैं जिन्हें इन बुरी खबरों से भी फायदा हो सकता है। ये आप इन बुरी खबरों से फायदा नहीं होता, वो बुरी खबर उन्होंने नहीं किया है। फॉर एवरी एक्शन एंड पर्टिकुलरली लार्ज एक्शन देयर इज गोइंग टू बी इक्वली लार्ज रिएक्शन। यदि आपके पास $100 से $30 हो गया ऑयल, तो उसके कंज्यूमर्स हैं, उसको मतलब जैसे एविएशन है, उसको मतलब है ना, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल जाएगा। 50% आपका जो भी टिकट होता है या जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपनी, जेट हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, उनका 50% जो है खाली तेल का होता है। अब वो 50% जो ऑयल है, मतलब यदि एक्चुअल फ्री करो तो हो सकता है 25% हो गया हो, यदि टिकट का प्राइस वही रहे तो मतलब इस टाइप का जो कॉस्ट सेविंग जो है सडनली, मतलब इंडिया में आपको मुंबई दिल्ली जाने का इज चीपर देन गोइंग बाय ट्रेन। ट्रेन बाय पर से किलोमीटर टू किलोमीटर ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो ये जो चेंज है, उससे जो आपको जो साइज ऑफ चेंज ऑफ फॉर्चून विच कैन हैपन फ्रॉम अ बैंकरप्सी टू फेमिन टू काइंड ऑफ फ्लड, इस टाइप का सिचुएशन हो जाए, तो उसमें तो आपको बेट करना ही पड़ेगा ना। मतलब दीज आर अपॉर्चुनिटीज। सो एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड इफ आई एम अ बेयर ऑपरेटर आई हैव टू आल्सो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू शॉर्ट, right, which I don't do typically, but there is an opportunity to go short and there is an opportunity to make, because there is a massive volatility. The world is shifting from one side to other. मतलब आपको 125 से 125 से वापस 25, मतलब ये इसी पर राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है रामदेव सर, मैंने आपसे शायद 1.5-2 साल पहले बात की होगी, एक इंटरव्यू में आप ही ने कहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी मंदी क्यों हो सकती है, लेकिन क्रूड में बड़ी मंदी लग रही। अगर $50-60 आ जाए, और मुझे $115-120 के आसपास क्रूड चलता था, 110 के ऊपर तो था, ये पक्का मुझे याद है। तब आपने कहा कि $50 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और तब हम सोचे थे कि रामदेव सर ये क्या कह रहे हैं, $50 क्रूड मतलब, लेकिन अब $50 के अब तो $30 भी हो गया है। अब क्या लग रहा है सर आपको, क्या इतनी मंदी ये जरूरत से ज्यादा हो गई है, या जो अब बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं $20, $10, $5 के, ये भी हो जाने वाले हैं? मतलब क्या होगा तो मतलब समय बताएगा, लेकिन देखिए क्या है, एक मार्जिनल कॉस्ट होता है, कोई भी इंडस्ट्री का एक कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है कि भाई आप $40-50 में आप सही ढंग से आप इंडस्ट्री चला सकते हो। उसका भाव उन्होंने 10-12 साल तक कोई भी कारण से कि भाई दे कुड स्क्वीज द मार्केट, तो उन्होंने $110 तो मतलब प्रॉफिटियरिंग में चले गए। वो अल्टीमेटली कमोडिटी है। लोगों ने जाके 10-10 किलोमीटर मतलब समुद्र के अंदर, और सैंड ऑयल एंड शेल ऑयल, वो सब हाई कॉस्ट ऑयल स्टार्टेड, सिंपली हाई कॉस्ट ऑयल स्टार्टेड रिप्लेसिंग द लो कॉस्ट ऑयल, एंड वर्ल्ड वाज स्टिल कंज्यूमिंग मोर। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कंजम्पशन कहीं कम हुआ, थोड़ा स्लो जरूर हो गया ग्रोथ में, बिकॉज यू आर चार्जिंग $110, तो ऑब्वियसली पीपल कंजर्व। अच्छा, टेक्नोलॉजीज ऐसे आ गए जहां पर आपको मतलब 25 किलोमीटर के बदले में आपको 30, 35, 40 किलोमीटर, बिकॉज भाई अल्टीमेटली ऑयल इज एक्सपेंसिव। So both, one is the conservation and second was discovery of new high cost oil. Now with the sub $50, I mean 30, $35, $40, can't believe it. It's so much below marginal cost of production. It's only a matter of time, 3 months, 6 months, 1 year, I don't know how much time it will take, but it has to stop, and it will go back to whatever is the normal. So it is now undershot. $50, $60. So 100 was overshot from 50.
आई मीन 50 का 100 हो गया, अभी जो 30 हो रहा है जो दैट इज बिलो, सिग्निफिकेंटली बिलो $50. तो मेरे ख्याल से 2-4 महीना 6 महीना साल भर जितने दिन खिंच जाए तब तक की बात है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है. फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल इवन एट करंट लेवल यू नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट इन्वेस्टमेंट इज गॉन. And then you are stopping all the projects where high cost oil was coming from, sand oil, shale oil and everything. So it's only a matter of time that supply from the high cost will stop and supply from low cost will increase. So there will be a shift of production from America and other countries to back to Middle East where it belongs to, because they have $5, $10, $15 oil that will flow. And world will consume more oil, which is what they're doing. 2 million barrels they're consuming more in 2005, 15, and 16 again they'll consume 2 million more. So it's a very simple equation right now, but the noise is so much for the decline. So right now we have to bet on the decline of the oil and make money, and let's see how things pan out. तो यहाँ से बहुत ज्यादा शायद डाउनसाइड ना हो, लेकिन क्या यही बात फिर मेटल्स और बाकी दूसरी कमोडिटीज के लिए भी होगी? सबके साथ भी ऐसी होगी, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी टेबल ही नीचे आ गया पूरा का पूरा. सो से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 50-60% जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी का होता है. अब एनर्जी प्राइस ही 1/3 हो गया, तो क्लियरली एल्युमिनियम प्राइस विल ऑल्सो बी इन ग्लट. अच्छा, दूसरा क्या है कि आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड देन ऑयल, गैस एंड कोल, ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसके जितने भी प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, दे आर ऑल इन शैम्बल्स. सो उनका डिमांड इज रिड्यूसिंग. द ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड कमिंग फ्रॉम ऑल दिस कंट्रीज, दे आर रिड्यूस. सो द होल वर्ल्ड इज नाउ अंडर मेजर प्रेशर टू accommodate the decline in the. It's like a cut in the salary in a family. If somebody was making ₹1,00,000 per month and that comes down to 70 and then 60 and then 50, there is a fear of job loss itself. So under that fear there is a lot of what you call deferral of consumption. वो खत्म हो जाएगा ना, एक बार एक स्टेबल हो जाएगा कि भाई 30 is now final. Right. कहीं तो फाइनल होगा, 0 तो नहीं हो जाएगा. So see, once that then the world will stabilize and that is going to happen in next 6 months, 8 months. I mean that is anybody's call. मैं देख रहा था आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में, आपने क्रूड के दाम जो कम हुए उसको देखकर एविएशन स्टॉक्स पर आप बुलिश हुए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सेक्टर पर काफी बुलिश हुए, आपने काफी जल्दी एंट्री की. अब अगर यहाँ से क्रूड मेटल्स स्टेबल हो जाते हैं, थोड़ी तेजी बनती है, तो फिर क्या कुछ नए सेक्टर्स ऐसे होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? अगर ये स्टेबिलिटी आती है, थोड़े संकेत मिलते हैं, तो इन्हें फिर पकड़ा जाए? क्या इस तरह के वैल्यूएशन से आकर्षक कुछ सेक्टर्स में, मेटल्स में, कमोडिटीज में हो चुके हैं? सो अभी क्या है, हर 2-3 महीने 4 महीने में से यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द फ्यूचर. हाउ आपने जैसे ऑयल गिरा तो उसके साथ में दूसरे क्या करते हैं, सो देयर हैज टू बी काउंटर एक्शन. सो जैसे अभी गैस का भी चालू होने वाला है. अभी अमेरिका इज गोइंग टू स्टार्ट, अमेरिका इज फ्लडेड विथ मैसिव अमाउंट ऑफ गैस. So now the gas, liquefied natural gas from US is going to come finally. Shale gas is going to now be exported. First they use themselves, and जो $7-8 में जो यहाँ पर हमको बड़े मुश्किल से मिलता है, वो वहाँ पर $2 में कोई लेने वाला नहीं. So obviously now the floodgates of US gas is going to happen. So one more round of deflation will happen in that. So a lot of companies, say Gas Authority of India Limited और Petronet LNG, so इस टाइप की जो कंपनीज हैं या जो यूजर गैस कंपनीज है, से आपके जो भी कंपनीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, महानगर गैस निगम या उधर दिल्ली में जो गैस कंपनी, हाँ IGL, इस सबको मतलब ये कहानी पूरी बदल जाने वाली. लेकिन कौन कितना एग्जीक्यूट करता है और कब होने वाला है, ये सो दोस थिंग्स वी हैव टू वॉच. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम, एंड जहाँ जहाँ समझ में आता है और जहाँ हमको लगता है भी मैनेजमेंट में क्वालिटी है, और ये कहानी क्या ऐसा लगता है कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बहुत लंबी कहानी है. 15 साल लगा इसको, मतलब 15 साल लगे इन्होंने ऊपर साइड में अत्याचार किया है, एटलीस्ट 5 साल तक जो है नीचे साइड में अत्याचार हो गए. इतना जल्दी बहुत हालात बदलने वाले नहीं. हाँ. मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, ऐसी सिचुएशन में लोगों को सबसे बड़ा डर ये कि कहीं 2008 की जैसे मंदी की हालत ना हो. रोज बड़ा हल्ला गुल्ला चीन को लेकर सुनने को मिलता है, ग्लोबल मंदी है, हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम है. क्या ये सब छोड़कर आप हमारे दर्शकों को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि बड़ा पूरा भरोसा रखिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, लंबे समय में के लिए वेल्थ कमाने के लिए एकदम सही समय पैसा लगाने का? ये बात तो पक्का है कि ये एकदम परफेक्ट समय है पैसे कमाने का, मतलब आगे लॉन्ग टर्म करने का. लेकिन आप यदि बोलें कि आज मैं खरीदूं और यहाँ से 5% नीचे ना जाए, तो वो कोई गारंटी नहीं है. वो बाजार का वो तकलीफ है, इट्स नॉट अ बॉन्ड.
मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं 100 में खरीदूं, उसके बाद 99.5 भी मत दिखे, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो जो जिनको 2-5 रुपए नीचे से डर लगता है वो तो इधर आए मत, क्योंकि ये तो बढ़ते आएगा। ये नॉइज, ग्लोबल नॉइज जो है ना, ये बढ़ते आ रहा है। तो मतलब सब अच्छा हो के भी मतलब भाव नीचे हो, ऐसा चक्कर है। सो और यही नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे मतलब विश्व में भी, मतलब जो अमेरिकन मार्केट्स हैं जो मैच्योर्ड हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हैं, वहां पर भी मतलब इरेशनलिटी इज टोटल इन द शॉर्टर एंड। सो जितने आप शॉर्टर एंड व्यू लेंगे उतने ज्यादा इरेशनलिटी मिलेगा आपको। मतलब आप समझ लिए 1 डे बेसिस में इट इज 199.99% इरेशनल मार्केट, बट इफ यू मेक इट 2-3 years, मतलब 5 साल करेंगे तो इट्स अ मैथमेटिक्स। सो शॉर्ट रन is a voting machine, long run it's a weighing machine. और ये it is becoming even more pronounced now. It was always pronounced, but more so now because noise level, because of internet, आपके channels, आपके मतलब social media, it is so much and globally aligned. जो भी आप यहाँ बोले वो पूरे विश्व में immediately हो जाता है, सबको मालूम पड़ जाता है। आज जैसे स्टेट ऑफ द नेशन स्पीच हुआ तो उसमें क्या बोला उन्होंने, everything is known. So I think one has to cut the noise and invest for the longer term. Investing is equal to longer term. There is no investing for 6 months or 1 year or something like that. Investing is equal to putting the bet plus time. Otherwise there is no investing. आप जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर 50 गुना 100 गुना होता है, that happens only after 20-25 years. Right. लेकिन when it comes to investing in businesses which is stock market, we want it to happen in 6 months. तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखें और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में लंबे समय के लिए पैसा लगाएं, और खासतौर से तब जबकि सब तरफ से आपको बुरी खबरें सुनने को मिले और ये लगे कि बड़ी मंदी होने के आसार है, वही सही वक्त है पैसा लगाने का। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामदेव अग्रवाल साहब जो बताते हुए कि बाजार में घबराए नहीं बल्कि अच्छे शेयर चुने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारा होगा फोकस। बने रहिए हमारे साथ। Congratulations to CNBC Awaaz on its 11th birthday. You've been a pioneer in putting out quality news in the most timely way and in the most professional way. Congratulations and all the very best. ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सुमित बगड़िया और साथ ही मानस शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर राय ली जाए आपकी। मानस बताएं, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? मनीष, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे इस वक्त? जी, निफ्टी में अगर आप देखें अनिल जी, 7500 के पुट में हैवी राइटिंग चालू हो गई है, और कहीं ना कहीं आप चार्ट पे देखें तो 7500 एक बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा। तो स्ट्रेट अवे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 7500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है यहाँ से एक 100 पॉइंट की रैली हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। 7650 7670 तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और कुछ आपकी पिक्स ली जाए, और यहाँ पर सुमित बताएं आप किन स्टॉक्स में आज आपकी राय है ट्रेडिंग के लिहाज से? अनिल जी, पीआई इंडस्ट्रीज एक स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है। पिछले कई दिनों से स्टॉक ने एक अच्छा मूव भी दिया हुआ है, और हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का भी ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है 700-705 के लेवल पे। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस रखना होगा 690 का, और ऊपर में हमको लगता है कि आज का जो हाई लगा है जैसे वो ब्रेक करेगा तो पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर 730 से 750 के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है पीआई इंडस्ट्रीज में। लेकिन डीएलएफ में मनीष आपने दी है ट्रेडिंग करने की राय, बताएं उसके बारे में। जी, डीएलएफ में अगर आप देखें कुछ दिनों से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला है, और काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स भी हमें देखने को मिले फ्यूचर साइड में। प्योरली मोमेंटम कॉल है, 109 रुपए का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है इसमें 118 से 120 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा और बाय करने की सलाह होगी। लेकिन वोखाड़ और टाटा मोटर्स 2 और स्टॉक हैं वायदा कारोबार के, जहां सुमित खरीदारी की राय रखते हैं। क्या वजह पसंद है आपको सुमित, और टारगेट्स क्या है इनके?
अनिल जी देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट गिरने के साथ गिर इतना नहीं रहा है और बल्कि नीचे के लेवल पे एक बेस बन रहा है। टाटा मोटर्स में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रैली बनेगी और ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे मोस्टली सारे स्टॉक्स में तेजी लग रही है। तो टाटा मोटर्स में 360-365 के बीच हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 350 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट हमको 390 से 400 के लग रहे हैं, यानी करीब 30 से 35 रुपए की तेजी हमको आने वाले दिनों में दिखाई देती है। तो टाटा मोटर्स अच्छा पिक रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। वॉक फार्मा के अंदर अनिल जी कल एक अच्छा मूव देखने को मिला है और हमें ऐसा लगता है कि अब शॉर्ट टर्म के लिए वॉक फार्मा भी बॉटम हो गया है। वॉकहार्ड के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करे 1620 1625 के जो लेवल्स चल रहे हैं इसके अंदर 1575 का एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा वॉकहार्ड फार्मा के अंदर और ऊपर में हमको 1740 से 1745 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में लगता है कि देखने को मिलेंगे, यानी करीब 100 रुपए की तेजी हमको लगता है प्रेजेंट लेवल से देखने को मिलेगी और वॉकहार्ड फार्मा चार्ट्स पे स्ट्रांग भी दिख रहा है, इसको भी लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो ये दो स्टॉक है जहां पर तेजी करके चले आप, वॉकहार्ड और टाटा मोटर्स। लेकिन मनीष, आपकी लिस्ट में मैं बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक देख रहा हूं और दोनों ही फार्मा स्पेस है और एक में है तेजी करने की राय और दूसरा आप करना चाहते हैं शॉर्ट। सन फार्मा लॉन्ग है, डाबर शॉर्ट है, ये कॉम्बिनेशन क्यों चुना है आपने, ये बताइए मुझे। जी पहले तो डाबर में देखें आप, लगातार शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं। 265 270 के लेवल से यहाँ पे शॉर्टिंग चालू हुई है और लगातार अभी एवरी लेवल्स पे सेल और मैच की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ज्यादातर ट्रेडर्स। तो एग्रेसिव टारगेट्स होंगे 245 250 तक के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 260 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रही बात सन फार्मा की, सन फार्मा में अगर आप देखिए ओवरऑल दिसंबर सीरीज में भी तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलती है 730 से 800 के आसपास और एक रिट्रेसमेंट भी उसमें टेक्निकल देख चुके हैं हम। अब मुझे लगता है यहाँ से एक 780 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 840 850 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा है सन फार्मा में तेजी और डाबर में मंदी की। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही दर्शकों के सवाल इस ब्रेक के बाद। और अब लेते हैं ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी। मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? जी रिजल्ट बेस्ड होगा। कल जैसे हमें पता है कि इन्फोसिस में रिजल्ट है और आज जिस तरीके का मोमेंटम है 1120 का कॉल बाय करने की सलाह होगी। 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसमें 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसमें 40 से 45 रुपए तक के टारगेट्स होंगे। तो चलिए ऑप्शंस के जरिए इन्फोसिस में तेजी करें, लेकिन ये याद रहे कल नतीजे आने वाले हैं और उस लिहाज से बजाय सीधे फ्यूचर्स खरीदने के कॉल खरीदना ठीक रहेगा। 1120 रुपए का कॉल सस्ता भी मिल रहा है, 12 रुपए, यानी कि 1%। इतनी रिस्क तो आपको इन्फोसिस में लेनी पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर्स भी आप खरीदते तो स्टॉप लॉस तो लगाते ही हैं और फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस अगर गैप से ऊपर नीचे खुल जाए तो मुश्किल हो जाता है काम। तो बेहतर ही है इन्फोसिस में अगर आपका तेजी करने का इरादा है तो मनीष कह रहे हैं कि नतीजों के पहले आप 1120 का कॉल खरीद लें, 12 रुपए लगेंगे, टारगेट ऊपर 45 रुपए का है और स्टॉप लॉस 2 रुपए का, यानी कि 10 रुपए की रिस्क है और लगभग 30-32 रुपए का 35 रुपए का मुनाफा आपको इन्फोसिस में हो सकता है। अगर नतीजे अच्छे आए तो आपके लिए एक मौका बन सकता है। स्टॉक तो पहले से ये रिएक्शन दे रहा है। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। सुमित और मनीष, आपका शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़कर हमें सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन चूंकि ट्रेडर्स हॉटलाइन है, मैं आपको थोड़े स्टॉक्स वो बता दूं जो आज काफी एक्शन में दिख रहे हैं। पहले तो नजर डालिए आप कर्नाटक बैंक पर, जो इस वीकेंड पर अपने नतीजे देगा। शायद शनिवार को रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले 3% कमजोर है और 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिख रहा है। लेकिन रिलायंस इंफ्रा एक और स्टॉक है जहां 1.25% की कमजोरी है। वायदा कारोबार के बैन में कल ही आया था और स्टॉक में 3% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि थोड़ी पोजीशन तेजी की ट्रेडर्स कम करते हुए दिख रहे हैं। ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जहां पोजीशंस बड़ी बनी हैं उनमें जेट एयरवेज 2% मजबूत, 11% इजाफा ओपन इंटरेस्ट में जेट एयरवेज में आपको नजर आएगा इस वक्त। और फेडरल बैंक कल की कमजोरी से उबरने की कोशिश, 2.5% की मजबूती और 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में यहां पर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन है आपके लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। हेमंत गई तो जुड़ेंगे, साथ ही जुड़ेंगे बाजार के एक और एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल भी इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज के 11वें जन्मदिन पर 11 दिग्गज दे रहे हैं निवेश के गुरु मंत्र आज दिन भर। देखिए ग्लोबल मंदी के माहौल में कहां हैं निवेश के शानदार मौके।
सीएनबीसी आवाज के जन्मदिन पर बाजार ने दी सलामी। सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7,600 के करीब। मिड कैप्स में अच्छी खरीदारी, बैंक शेयरों की झूमे। इकॉनमी को लगा डबल झटका, नवंबर में आईआईपी ग्रोथ गिरकर नेगेटिव 3.2% पर। खाने पीने की चीजों से महंगाई बढ़ी। लगातार छठी तिमाही में टीसीएस ने किया निराश, डॉलर आय में आई कमी। विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज ने लक्ष्य घटाए, शेयर 1.5% फिसला। और कचरे से फर्टिलाइजर बनाने पर मिल सकती है 1,500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी। सिटी कंपोस्ट पॉलिसी पर कैबिनेट की अहम बैठक आज। यूरिया शेयरों में तेजी। और ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी शॉपफ्लू बनी $1 अरब की कंपनी। सिंगापुर की सॉवरेन फंड जीआईसी ने ली कंपनी में हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। आज आवाज का 11वां जन्मदिन है। हर साल आवाज ऐसा कुछ करता है जो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। जी हां, पिछले साल यानी 2015 का आगाज सीएनबीसी आवाज ने किया दिल्ली और मुंबई में 2 बड़े आयोजनों के साथ। और सरकार से हमने ग्रोथ के लिए कुछ बड़े एक्शन करने की भी अपील करी। यही नहीं, सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुहिम पर भी हमने एक खास आयोजन किया। आइए आपको दिखाते हैं। सीएनबीसी आवाज ने 2015 की शुरुआत की एक्ट फॉर ग्रोथ के नारे से। इसके लिए 2 बड़े आयोजन किए गए दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली में इस आयोजन में वित्त मंत्री खुद शामिल हुए और साथ ही रहे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज। इस दौरान वित्त मंत्री को सीएनबीसी आवाज ने 2015 के बजट के लिए कुछ सुझाव भी दिए। आज राजनीतिक विषयों की तुलना में आर्थिक विषय इस देश के सेंटर स्टेज के ऊपर आ गए। मुंबई में इस समिट के मुख्य अतिथि रहे अमित शाह और यहां हमने देश के कुछ खास नए और कुछ दिग्गज बिजनेसमैन को सम्मानित किया। इस साल हम कर रहे हैं एक बड़ा आयोजन, द न्यू इंडिया समिट। इसमें हिस्सा लेंगे मोदी सरकार के 4 दिग्गज मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। ये सारे इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पेश करेंगे रोड मैप। तो जुड़ना ना भूले 15 जनवरी को द न्यू इंडिया समिट में, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। सीएनबीसी आवाज का वादा है कि हम न सिर्फ अपने व्यूअर्स को लाइव और ब्रेकिंग खबरें देंगे, बल्कि लगातार उनके लिए ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जो उन्हें पैसा कमाने के नए नए रास्ते बताएं। पहला कदम इसी ओर एक पहल है। बाजार, म्यूचुअल फंड और बैंक को लेकर जो भी लोगों के मन में शंका है, वो सब दूर करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है ये शो। जो भी कुछ हम लोग विकास में लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उस अंतिम व्यक्ति को नहीं पहुंचे तो जो भी कुछ हमारा काम है वो बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। इसके जरिए हम देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुहिम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम स्टूडियो में एक क्लासरूम सेशन के साथ साथ बड़े छोटे शहरों, स्कूल्स और कॉलेज ही नहीं, गांव तक भी अपनी इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं। इस शो को देखने वाले देश के हर कोने में हैं। उड़ीसा से लेकर गुजरात तक और जम्मू से लेकर चेन्नई तक के लोग हमें फोन और ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछ रहे हैं। ये शो आप हर शनिवार और रविवार देखते हैं सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, तो सीएनबीसी आवाज लगातार आपकी मदद कर रहा है, आपके निवेश को और बेहतर करने के लिए, आपकी वेल्थ को और क्रिएट करने के लिए। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया, न्यू इंडिया समिट 15 जनवरी को सीएनबीसी आवाज आयोजित कर रहा है, जिस पर दिग्गज जुड़ेंगे हमारे साथ। और आज भी 11 दिग्गज 11वें बर्थडे पर हमारे साथ हैं, जो आपको बता रहे हैं दिन भर
निवेश के गुरु मंत्र, बेहतरीन मंत्र। लेकिन बाजार पर नजर डालिए, इस समय आप देखिए मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। शुरुआत अच्छी करी थी भारतीय बाजारों ने, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे थे, लेकिन आप देखिए इस समय मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में खिसकता हुआ, ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है। चाइना के मार्केट्स में दरअसल इतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। बहरहाल इस समय अगर आप देखें तो शंघाई के मार्केट्स आपको लाल निशान में दिखेंगे। जापान और हांगकांग के मार्केट्स में जरूर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इस समय वो मार्केट्स लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने और देखेंगे किस तरह से ट्रेड वहां पर हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, अभी लाल निशान में ये खिसका है। और अब नजर डालेंगे चाइना के मार्केट्स पर। आप देखिए शंघाई का मार्केट प्रेशर के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन जापान और हांगकांग के मार्केट्स में बढ़त देखने को मिल रही है। जी हाँ, देख सकते हैं आप 1/4% की गिरावट शंघाई के मार्केट्स में, चाइना के मार्केट्स में, लेकिन बाकी के एशियाई बाजारों में बढ़त देखी जा रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसले हैं भारतीय बाजार भी। सेंसेक्स देखिए अब करीब 100 अंक ही ऊपर है। कुछ देर पहले करीब 200 अंक की बढ़त थी, तो अपने हाई से 100 अंक गवा चुका है इस समय सेंसेक्स। कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें टीसीएस का नाम सबसे ऊपर आता है। कमजोर नंबर्स पेश किए, अब ये शेयर देखिए 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। वेदांता, एलएनटी एक और ऐसा हैवी वेट है जो हर रोज पिटाई दिखा रहा है। और टीसीएस अकेला ही नहीं है, देखिए टेक महिंद्रा, विप्रो, ये वो और स्टॉक्स हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। और पूरा का पूरा आईटी पैक इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। बहुत तेजी से भारतीय बाजार नीचे आ रहे हैं। और इस समय अगर आप सेंसेक्स का टिक बाय टिक चार्ट लाकर देखेंगे और तो आप समझेंगे कि कितनी स्पीड से भारतीय बाजार इस समय नीचे खिसक रहे हैं। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है। कुछ ही देर पहले हरे निशान में ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। और नजर डालिए अब आप आईसीआईसीआई बैंक पर, तो तेजी जो भारतीय बाजारों ने की थी वो बिल्कुल गुम हो चुकी है। और केन इंडिया जैसे स्टॉक्स अब हरे निशान से लाल निशान में आते हुए, टाटा पावर देखिए हरे निशान से लाल निशान में आता हुआ, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे ये भी हरे निशान से लाल निशान में आ गए हैं। काफी घबराहट देखने को मिल रही है इस समय भारतीय बाजारों में। एक तेजी जरूर हुई, लेकिन पिछले 15-20 मिनटों में बिल्कुल गुम हो चुकी है। और ऐसे माहौल में अब आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं एयूएम कैपिटल रिसर्च के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं भारतीय बाजार ऊपरी लेवल्स पर, क्या करना चाहिए इस समय मार्केट्स में सर? हेमंत, सबसे पहले तो मेरी बधाई कबूल करिए 11वें वर्षगांठ पे, न केवल आपको बल्कि एंटायर टीम को। आपने अभी कहा कि हर साल आवाज कुछ ऐसा करता है जो दर्शकों के दिमाग पे छाया रहता है। मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर साल नहीं, हर दिन आवाज ऐसा कुछ करता है जो दर्शकों के दिमाग पे छाया रहता है। थैंक यू। बाजार की तरफ अगर आए, इसी के साथ अगर बाजार की तरफ आए तो अगर आप देखो तो बाजार टेक्निकली एक बॉटम की तरफ है, क्योंकि 2008 की जो लो बने थे और उसके बाद 2015 में जो 9100 कुछ के हाई बने थे, वहां से जो फिबोनाची करेक्शन है 24.96% का, वो एग्जैक्टली 7498 पर आता है। और 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो भी 7480 के आसपास आता है। तो टेक्निकली अगर मैं कहूं तो बाजार एकदम बॉटम के नजदीक है, जहां से गिरावट बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। लेकिन अब दुविधा ये है किसी भी एनालिस्ट के लिए कि वो सुबह उठ करके चार्ट देखे या चाइना देखे, क्योंकि चाइना की तरफ से जो भी न्यूज आ रही है वो सारी फंडामेंटल, सारे टेक्निकल को गलत साबित कर रही है और उसी वजह से ये प्रेशर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इस वक्त बाजार से थोड़ा दूर रहे, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के। बिल्कुल, तो निवेश के बेहतरीन मौके आपको ढूंढना चाहिए ऐसे बाजार में। लेकिन चाइना को देखकर देखिए हर रोज, जैसा कि राजेश कह रहे हैं, मार्केट नर्वस हो जाता है। चाइना के बाजार नीचे हैं, बाकी एशियाई बाजार ऊपर हैं। यही एक फैक्टर है जो शायद आज भी प्ले करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए दर्शकों का रुख करते हैं, कोलकाता ही चलते हैं। वहां से हमारे साथ आर के डागा साहब जुड़ चुके हैं। डागा साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन 11th वर्षगांठ के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, मेरे पास ईकेसी एवरेज कांटो के 300 शेयर लिए हुए हैं, 70 रुपए एवरेज के हिसाब से। आपका एवरेज प्राइस फिर से बताइए। एवरेज कांटो ईकेसी। जी, ईकेसी किस एवरेज से आपने खरीदे हैं?
ये 70 रुपए, 373। हाँ जी, ठीक है। और अब आप जानना चाहते हैं क्या करें। पिछले कुछ दिनों में राजेश अच्छी रैली इसमें बनी जरूर है, जब से दिल्ली में जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि सीएनजी को फोकस ज्यादा बढ़ेगा, टैक्सीज को अब सीएनजी किट लगानी पड़ेगी, और ये कंपनी आप जानते ही हैं कि इसी किट्स का काम करती है, सीएनजी सिलेंडर बनाने का काम करती है। 70 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं, एवरेज किया है। क्या करना चाहिए इनको इस समय? देखिए, फंडामेंटली स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है। रेदर मैं तो कहूंगा कि ये स्टॉक एक सेल का बनता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको इसको पोर्टफोलियो में रखा जाए या इसमें निवेश किया जाए। डेट की दिक्कतें जूझ रहा है, पिछले दिनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे भी उठे थे, और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दबाजी में कोई बदलाव इसमें आने वाला है। बेहतर ये होगा जहां भी मौका मिले आप दिल को कठोर करिए और अपना लॉस बुक करके निकल जाएं। इस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में लगाए जहां की फंडामेंटल्स ठीक ठाक हों, और आने वाले साल भर में आपको ऐसा लगे कि वो लॉस कवर हो जाए, तो वहां स्विच करना बेहतर होगा। बिल्कुल। और ये भी बताइए, क्योंकि कई लोग एवरेज करते हैं ऐसे शेयरों में, हमने देखा है इस महीने जरूर 2, 2.5, 3 महीनों में 130-140% की रैली देखी जा चुकी है इन्हीं सब खबरों अटकलों के चलते, लेकिन सालों से ये शेयर अंडर परफॉर्मर है। क्या ऐसे शेयरों में एवरेजिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एवरेजिंग वहीं करें जहां आपको ये लगे कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और आने वाले दिनों में ग्रोथ दिख रही है, तो वहां बाजार के कारणों से गिरावट आती है, आप एवरेज कर लो। बट ये जो सेकंड रैंक के काउंटर्स है जिनमें लगातार खबरों के चलते रैली बनी हुई है, मुझे लगता है कि जो फंसे हुए निवेशक हैं वहां निकल जाना चाहिए, न कि फंसना चाहिए। चलिए, उछाल है तो उछाल में निकलने की चेष्टा करिए, यहाँ पर और अपना पैसा मत लगाइए और नया एवरेज ना करिए। HP सिंह साहब हैं गुड़गांव से हमारे साथ। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, आपको 11वें मुबारक जी। शुक्रिया सिंह साहब। आपका सवाल क्या है, कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? मेरा सवाल ये है कि मैंने इलेक्ट्रो कास्टिंग में लिया था 22 रुपए पे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आपने खरीदा था, कब खरीदा था? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इसको रखूँ या ये साल से ज्यादा हो गया जी। ओके, इलेक्ट्रो कास्टिंग कैसा लगता है आपको ये शेयर? ये भी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और इसकी एक कंपनी इलेक्ट्रो स्टील मुझे याद है काफी दिक्कतों में थी, इसी ग्रुप की कंपनी थी। उसके बाद जो लेंडर्स हैं वो उस कंपनी को टेक ओवर करने की बात भी कर रहे थे। इस शेयर में बहरहाल 4 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान हो रहा है, क्या सलाह होगी? देखिए, सही कहा आपने कि कुछ दिक्कतें हैं कंपनी में, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। जो भी दिक्कतें थी वो इलेक्ट्रो स्टील्स को वजह से थी, और जब ये बातें हो रही है कि इलेक्ट्रो स्टील को टेक ओवर हो जाएगा और वहां 10,000 करोड़ का जो डेट था उसमें 2,500 करोड़ कन्वर्ट हो चुका है इक्विटी में, कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज उस साइड से आती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मैं इसमें बने रहने की सलाह दूंगा। होल्ड करिए बहरहाल इस शेयर को, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। बाजार पर नजर रखिए, लेकिन आप देखिए अब लाल निशान में आ चुका है सेंसेक्स, 18 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 200 पॉइंट की जो तेजी देखने को मिली थी वो पूरी की पूरी तेजी पिछले 20 मिनटों में गुम हो चुकी है, और निफ्टी भी देखिए लाल निशान में आता हुआ 7,500 अब होल्ड होगा या नहीं होगा, हम 2 दिन से देख रहे हैं इसके नीचे जा रहा है बाजार। हालांकि क्लोज इसके ऊपर जरूर देता है, नजर इसी लेवल के ऊपर बनी रहेगी। 7,510 का स्तर आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। और मिड कैप्स में देखिए कितनी बड़ी बिकवाली है, 1% की गिरावट के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ब्रेक लेने का समय है, कहीं मत जाइए आप, लेंगे ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इस समय करीब करीब 111 अंक नीचे सेंसेक्स है, 200 अंक ऊपर था, और अब आप देखिए 300 अंक से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में अपने हाई से देखी जा चुकी है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अब 6 से ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। गिरावट हावी होती हुई भारतीय बाजारों पर साफ तौर पर दिख रही है। केवल 2 ही सूचकांक हैं, ऑटो और एनर्जी, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी चौतरफा बिकवाली का दबाव इस समय दिख रहा है। और छोटे मझौले शेयरों में दरअसल ये प्रेशर ज्यादा है। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, 1.5% नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ऊपर है GMR इंफ्रा जैसे स्टॉक्स आप देखिए, और JSW एनर्जी, अडानी पावर, IDBI,
बैंक, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और गिरावट भारतीय बाजारों में पिछले 20 मिनटों में ही आई है। इससे पहले देखिए एक स्टेबिलिटी लौट कर आ रही थी, लग रहा था ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं वहां कुछ ऐसा बदलाव तो नहीं हुआ जिसके चलते यहाँ वहां से खराब संकेत लिए हैं। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है इस समय। आप देखिए शंघाई के मार्केट्स अब 20-25 मिनट पहले भी लाल निशान में थे, आधे % की गिरावट देखने को मिल रही थी, अब भी वहां पर गिरावट ही है। हांगकांग के मार्केट्स 500 पॉइंट ऊपर है। इवन जापान का बाजार देखिए मजबूती दिखा रहा है, 2.5% की तेजी वहां पर भी होती हुई दिख रही है। जी हाँ, देखिए 500 पॉइंट की तेजी, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पर क्यों आई है, इस पर बात करते हैं। राजेश, क्या लग रहा है, कुछ बड़ा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, कुछ बड़ी बिकवाली बास्केट सेलिंग हुई है, क्योंकि इतनी स्पीड से भारतीय बाजार गिरे और अब देखिए थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए लग रहा है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने यहां पर शेयर्स बेचे हैं। आपका क्या सेंस है इतनी स्पीड से जो बाजार गिरा है इसके पीछे? देखिए, इस वक्त एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल होगा कि कारण क्या है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अचानक से 400-300 पॉइंट के आसपास की सेंसेक्स में गिरावट अगर आती है तो डेफिनेटली एक बास्केट सेलिंग की ऑप्शन बनता तो है। हो सकता है कि वहां से किसी एफआई की तरफ से सेलिंग हो रही हो, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि हर दिन एफआई के नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां से कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा हो। जी, एफआई लगातार भारतीय बाजारों पर बिकवाली कर रहे हैं। अब आप देखिए बाजार थोड़े से सुधरते हुए, स्टेबलाइज होते हुए लगता है कि कुछ बाइंग लौट कर आ रही है निचले स्तरों पर, लेकिन जितने कमजोरी के साथ आज कारोबार हो रहा है, आप देखिए भनक नहीं लगी। अगर आप 10 मिनट स्क्रीन से दूर थे तो आपने देखा कि इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। अब थोड़े स्टेबलाइज होते हुए निचले स्तरों से देखने को मिल रहे हैं मार्केट्स। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ अब केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी जी भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 20 मिनटों में जिस तरह की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, अचानक से जब लगा था सब कुछ ठीक हो रहा है, थोड़ा चिंता में डालने वाला है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस फॉल को? Yeah, definitely. I think the sharp fall which we are seeing and probably contrary to the expectation at the beginning of the day कि आज मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली गिनी जानी चाहिए, उसके सामने आई थिंक मार्केट में फॉल काफी शार्प है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक पोजीशन अनलोडिंग विच हैज स्टार्टेड हैपनिंग, दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग नाउ, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आई थिंक इनमें इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आई एम लुकिंग है कि जिन्होंने मिड कैप के अंदर अपनी पोजीशन बना के रखी थी, the way in which they saw the gap up opening in the market, probably they started unloading the position, and that is where it is explained the fall in some of the mid caps also along with the large caps. So to a greater extent, मेरा ऐसा मानना है कि I think it's a pressure coming in from the unloading of the position, which the people have created even in the domestic market. I'm not sensing too much of a pressure coming on from the FI side, at least hour of the day, क्योंकि काफी हद तक फ्रंट एंड स्टॉक के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ज्यादा बदलाव एज ऑफ नाउ आई थिंक हैज कम इन मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स एज आई सी इट। जनरली हम देखते हैं जब 5-6 दिन तक लगातार भारी गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिलती है तो मार्जिन कॉल्स भी ट्रिगर होते हैं काफी सारे लोगों के। और पिछले कुछ दिनों से जिन रिटेल इन्वेस्टर्स से मेरी बातचीत हो रही है और सीएनबीसी आवाज पर जो वो आके कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो मार्क टू मार्केट भर भर के काफी परेशान है। ये बताइए, क्या ये भी प्रॉब्लम हो सकती है इस फॉल के पीछे? मार्क टू मार्केट का मैं इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिनता, क्योंकि जब से 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, तो एक ग्रेटर एक्सटेंट मेरे ख्याल से आई थिंक दी रिटेल इन्वेस्टर ने डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इट इज ऑल्सो गेटिंग एक्सप्लेन इन द ओपन इंटरेस्ट पोजिशन दैट वी आर सीइंग एंड ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम द वॉल्यूम। So from that perspective, I don't think the derivative market is the root cause of any problem, because it is basically, I think, was understood that large size contract is not for retail investors and they stayed away from it. My only worry is that some of the retail investors may have taken leverage against their underlying portfolio in the cash market for trading into the mid cap, and that could possibly come under some pressure for selling into the market. So I think it could be only a guess at this point of time. There is no confirmed news available from any NBFCs that they have started offloading. But I would rather think that I think this could be one of the possibilities leading forward to this kind of a fall. शुक्रिया देवेंद्र भाई आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप देखिए काफी सारे मिड कैप्स हैं। मार्क्सन फार्मा पर नजर रखिए, 20% का लोअर सर्किट यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये हरे निशान में था शेयर 15-20 मिनट पहले, अब आप देखिए लाल निशान में आता हुआ। तो इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खराब क्वालिटी के स्टॉक्स, मॉर्फिन लैब्स जैसे शेयर देखिए 14% नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। गुजरात एनआरई कोक ये कुछ दिनों में चल रहे थे बिना किसी वजह के चलते, आज देखिए यहां पर जब गिरावट हुई है तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। काफी सारे शेयर हैं, लंबी लिस्ट है। चीनी शेयर देखिए जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि न्यूज आएगी
अभी अब तक आई नहीं है। बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स में 7% की गिरावट देखी जा रही है। रहेगी इन सारे के सारे शेयरों पर नजर और बताएंगे बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आप भी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारी गिरावट के बाद अब थोड़े स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हुए भारतीय बाजार अब आप देखिए 7,500 के ऊपर निफ्टी पहुंच गया है। 7,460 का निचला स्तर अभी हमने छुआ था। इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स मदद कर रहे हैं जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। 1.5% मजबूती के साथ इन्फी इस समय खड़ा हुआ है और इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक के और दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 2 से 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बाजार पर नजर हमारी बनी रहेगी। कमोडिटी मार्केट पर भी नजर हमारी बनी हुई है। ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप हाजिर करेंगे। नमस्कार।